Hello guys, how are you? I am Akshay Rathod. Welcome to my YouTube channel Civil IQ Friends. अभी हम को फ्लूइड मैकेनिक्स के 31 से लेके 40 तक के क्वेश्चन देखेंगे. लेट्स स्टार्ट. 31. Today's question number 131. A right circular cylinder open at the top is filled with liquid and rotated about its vertical axis at such a speed that half the liquid spills out. Then the pressure intensity at the center of bottom is. तो फ्रेंड इसमें क्या है, इसमें ये बता रहे हैं कि एक सर्कुलर सिलेंडर है, वो ओपन सिलेंडर है टॉप से, और उसमें एक लिक्विड हम भरते हैं और लिक्विड से फिल करा हुआ वो जो सर्कुलर सिलेंडर है वो हम रोटेट करवाते वर्टिकल एक्सिस के वहाँ से, और उसकी स्पीड में वो हम रोटेट करवाते हैं. उससे क्या होता है, लिक्विड आधा स्पिल आउट हो जाता है, तो उसकी प्रेशर इंटेंसिटी के कारण वो स्पिल आउट हो जाता है. तो सेंटर एट द ऑफ बॉटम कितना रहेगा, तो हम देखेंगे. इसमें ऑप्शन है 0, 1/4 इट्स वैल्यू व्हेन सिलेंडर वाज फुल, 1/2 इज वैल्यू व्हेन सिलेंडर वाज फुल, देन डी कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड फॉर द गिवन डेटा. ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड. आप देख सकते हो CS में, सिविल सर्विस में 1993 में आया था, और ES इंजीनियरिंग सर्विस में 97 में ये आ चुका है. तो अब हम देखेंगे कि क्या होता है. इसमें लिखा है फ्रेंड्स कि द सेंटर ऑफ बॉटम विल बी एक्सपोज्ड एंड प्रेशर विल बी 0. यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्रेशर विल बी 0. कैसे होता है फ्रेंड्स, तो हमारा एक सर्कुलर सिलेंडर है. अब ये सिलेंडर में हम वर्टिकल एक्सिस से हम इसको राउंड में वर्टिकल एक्सिस में स्पीडी हम रोटेट करेंगे, तो हम क्या होगा कि पानी का शेप आधा पानी स्पिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आधा पानी स्पिल आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, दैट मीन्स. और दूसरा क्या होगा कि बाकी का जो पानी है उसका शेप कुछ इस टाइप से बनेगा, और यहाँ पे उसका वेलोसिटी, उसका प्रेशर 0 हो जाएगा. ओके, तो इस टाइप से आपके माइंड से भी बता सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर 0 हो जाता है, और दोनों की हाइट यहाँ पे सेम हो जाती है, H = H हो जाता है. अब क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे पास इस दो तरह के सिलेंडर है. अब हम क्या होता है यहाँ पे इट रोटेटेड अबाउट, ये हम पढ़ेंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इट्स रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस दैट सच अ स्पीड दैट हाफ द लिक्विड स्पिल आउट. स्पीड हमारी आधी हो जाती है जब लिक्विड स्पिल आउट हो जाता है. द वॉल्यूम इज इक्वल टू πr² H एंड वॉल्यूम ऑफ पैराबोला इज इक्वल टू 1/2 π² H. तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ये वॉल्यूम है और पैराबोला का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम है, उसमें जो हाइट रहती है फ्रेंड्स वो दोनों की सेम हो जाती है, H = H हो जाती है. जो ये पैराबोला की हाइट है फ्रेंड्स, ये स्मॉल h है, और ये इसकी हाइट है वो कैपिटल H है. तो इस तरह से दोनों का वॉल्यूम, दोनों की हाइट सेम हो जाती है, और हमारा प्रेशर 0 यहाँ पे हो जाता है. तो यहाँ पे 31 में हमारा आंसर आएगा 0 इज अ राइट आंसर. देन सेकेंड 32. The horizontal component of force on a curved surface is equal to. तो कर्व्ड सरफेस पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में फोर्स क्या रहता है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इंटेंसिटी एंड इट्स सेंट्रोइड एंड एरिया, देन फोर्स ऑन अ वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ द कर्व्ड सरफेस, देन सी वेट ऑफ लिक्विड वर्टिकली अबोव द कर्व्ड सरफेस, देन डी फोर्स ऑन द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ द कर्व्ड सरफेस. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे कि हमको बताया है यहाँ पे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे जो फोर्स लगेगा कर्व्ड सरफेस पे वो किसके इक्वल टू होगा. तो किसके इक्वल टू होगा, हॉरिजॉन्टल में जो फोर्स लगता है वो वर्टिकल के इक्वल में होता है. तो कैसे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक कर्व्ड सरफेस
मान लेते ए और बी है, ये कर्व सरफेस है। अब वो क्या है, सबमर्ज स्टैटिक फ्लूइड में, यहाँ की ये सबमर्ज, ये पानी से, ये फ्लूइड से भरा हुआ पोर्शन है। नाउ हम क्या कहेंगे कि लेट डी ए इज द एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप एट अ डेप्थ ऑफ एच फ्रॉम सरफेस। अब ये क्या है, डी ए हमारा, ये डी ए हमारी स्मॉल स्ट्रिप्स हम इसको मान लेते, और ये सरफेस, ये एक सरफेस पे हम डी ए को एरिया मान लेते हैं स्ट्रिप्स को। देन प्रेशर इंटेंसिटी हमारी कितनी रहेगी, प्रेशर इंटेंसिटी ये स्ट्रिप की कितनी रहेगी, रो जी एच हमारी प्रेशर इंटेंसिटी रहेगी। और प्रेशर फोर्स का कितना रहेगा हमारा, तो प्रेशर फोर्स हमारा रहेगा रो जी एच इंटू डी ए, जो इसका एरिया है, इतना हमारा फोर्स रहेगा। रो जी डी एच ए इज इक्वल टू फोर्स एंड प्रेशर इंटेंसिटी हमारी रो जी एच बनेगी बाद में। अब क्या होता है कि हम जो इसको हम प्रोजेक्ट, इतना फोर्स हमारा जो है, इतना एरिया हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं डी ए, ये हमारा इतना एरिया हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं डी ए, ये इतना पोर्शन हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो हमें क्या होगा कि दो टाइप के हमारे फोर्स लगेंगे, एफ एक्स एंड एफ वाई। अब हम वो एफ एक्स क्या होता है कि ये डी एफ एक्स है और डी एफ एक्स वाई है, तो ये दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ एक्स और एफ वाई हो जाएगा। तो एफ एस इज इक्वल टू रो जी इंटीग्रेशन डी ए साइन थीटा एंड एच डी ए साइन थीटा इज इक्वल टू टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द कर्व सरफेस on the vertical plane. Then Fy is equal to rho g integration HdA cos theta, weight of the liquid supported by the curved surface up to free face on surface of liquid। ये इसका रिजल्टेंट फोर्स फ्रेंड्स बन रहा है। अब हमें क्या करना है, अरे यार सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी। अब हमें क्या करना है, 2 मिनट फ्रेंड्स, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। ओके सॉरी, हाँ ओके फ्रेंड्स, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब हमें क्या करना है कि क्या ये हमें रिजल्ट, अब हमें पूछ रहा है क्या है कि जो ये फोर्स रहेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में वो किसके इक्वल टू रहेगा, तो वो फोर्स वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ द कर्व सरफेस के इक्वल टू रहेगा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो वर्टिकल प्रोजेक्शन के इक्वल टू रहेगा। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। अब ये क्वेश्चन में इस तरह है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर आप ऐसे ही दे सकते हो कोई भी कॉन्सेप्ट के बिना, अगर आप दिमाग लगाओ तो। अब क्या है कि अ क्लोज्ड टैंक containing water is moving in a horizontal direction along a straight line at a constant speed. The tank also contains a still ball and ball of air. If the tank is decelerated horizontally, then अब सेंटेंस पहले मैं पढ़ लेता हूँ। The ball will move the front, the ball will move the front, the bubble will move the front, then ball will move the rear, then bubble will move the rear। अब हमारे यहाँ पे कौन से करेक्ट है, पहला और दूसरा करेक्ट है, पहला और चौथा करेक्ट है, दूसरा और तीसरा करेक्ट है, या तीसरा और चौथा करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, अब हम मान लेते हैं कि ये फिगर आप देख लीजिए, फिगर में क्या है कि ये रियर है, फ्रंट है, ये हमारा ए बी प्रोजेक्शन है। अगर हमारा ये स्टेटिक पोजीशन में ए बी स्टेबल है। अब क्या है, द इनिशियल फोर्स ऑफ लिक्विड ऑन हॉरिजॉन्टल ए बी, इनिशियल फोर्स हमारा ए बी है हॉरिजॉन्टल पे, ड्यू टू सरफेस एक्सेलरेशन न्यू सरफेस इज ए बी डैश। अब क्या है, एक्सेलरेशन जब भी हम ये हमारा मूव करने लगता है तब हमारी न्यू सरफेस ए बी जनरेट होगी। उस टाइम पे क्या होगा, हमारा टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस ए जी होगा ड्यू टू डिसिलेटेड। जब भी हम डिसएसिलेट करेंगे उसके दौरान हमारा ये टेन थीटा इतना बनेगा। अब क्या है कि ये हमारा क्या हुआ कि जब भी स्टैटिक में था तब ए बी था,
और स्ट्रेट हमारा एक्सीलरेटेड हुआ तभी क्या हुआ, रियर में ज़्यादा हुआ और फ्रंट में हमारी डेप्थ पानी की कम हो गई। तो हम बॉल विल मूव टू द फ्रंट ड्यू टू इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स के कारण बॉल मूव हुआ और उसके दौरान हमारी जो बी की डेप्थ थी यानी कि फ्रंट डेप्थ है वो कम हो गई और रियर डेप्थ हमारी ज़्यादा हो गई। तो हम देखेंगे इसमें ऑप्शन हमारा देखेंगे, द बॉल विल मूव द फ्रंट एंड द बबल विल मूव द रियर। ओके, तो इस टाइप से हमारा ये आंसर हमारा बनेगा बी, इसका राइट आंसर बनेगा 33 का बी। ओके, देन नेक्स्ट, द एडी विस्कोसिटी फॉर अ टर्बुलेंट फ्लो इज, तो टर्बुलेंट फ्लो में एडी की विस्कोसिटी को क्या होगी, अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, बी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, देन डिपेंडेंट ऑन द फ्लो, देन इंडिपेंडेंट ऑन द फ्लो। तो फ्रेंड्स ये डिपेंडेंट होगी फ्लो पे या इंडिपेंडेंट होगी या फिजिकल प्रॉपर्टी ये फ्लूइड की है या फंक्शन ऑफ टेम्परेचर का है। तो हम देखेंगे लेमिनर फ्लो, उसके बाद हम देखेंगे टर्बुलेंट फ्लो, वो किस पे डिपेंड होती है वो देखेंगे। तो हम देखते हैं पहले लेमिनर फ्लो। तो लेमिनर फ्लो क्या होता है, इट इज़ अ डिफाइन एज दैट टाइप ऑफ द फ्लो, ये एक टाइप का फ्लो है जो जिसके पार्टिकल फ्लूइड पार्टिकल मूव अलोंग द वेल डिफाइंड पाथ, जिसके फ्लूइड पार्टिकल एक वेल डिफाइंड पाथ पे मूव होते और स्ट्रीमलाइन एंड ऑल द स्ट्रीमलाइन आर स्ट्रेट एंड पैरेलल, और सभी स्ट्रीमलाइन स्ट्रेट और पैरेलल में यानी कि समांतर रहती है, वो जिगजैग फॉर्म में नहीं रहती, यानी कि एक सीधी लाइन में रहती है और समांतर रहती है, यानी कि उसका पाथ एकदम एक्यूरेट रहता है और सीधा रहता है, उसको हम लेमिनार फ्लो कहते हैं। और टर्बुलेंट फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल मूव्स द जिगजैग वेज, इस टाइप का फ्लो है जिसमें फ्लूइड पार्टिकल जिगजैग वे में यानी कि जिगजैग वे में यानी कि हम बोलते हैं इस टाइप से वे में जाते हैं, वे द एडिस फॉर्मेशन टेक अ प्लेस, उसमें एडिस फॉर्मेशन जनरेट होता है जो प्लेस लेता है, विच आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर एनर्जी लॉस। और एडिस फॉर्मेशन जो एडिस फॉर्मेशन जनरेट होती है वो क्या होता है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, हायर एनर्जी लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब क्या होता है कि शियर स्ट्रेस इन अ टर्बुलेंट फ्लो में शियर स्ट्रेस कितनी रहती है, तो टो इज इक्वल टू टो विस्कोसिटी प्लस टो टर्बुलेंस। अब टो विस्कोसिटी होती है वो न्यूटन लॉ पे डिपेंड होती है और टर्बुलेंस हमारा होता है वो बोजिनोस की इक्वेशन पे डिपेंड होता है। अब ये क्या है, विस्कोसिटी ये किसकी प्रॉपर्टी है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, और ये फ्लो टर्बुलेंस होती है फ्लो की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि फ्लो की प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पे क्या होगा कि u इज इक्वल टू डी यू बाय डी वाई, और यहाँ पे ईटा होगा ये इज इक्वल ईटा इंटू डी यू बाय डी वाई। अब ईटा फॉर लेमिनार फ्लो के लिए 0 हो जाएगा। अब हमारा ईटा 0 होगा तो क्या होगा, तो ईटा 0 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा लेमिनार फ्लो है इसके कारण ईटा हमारा 0 हो गया, तो पूरा जो है ये मिट जाएगा यानी कि ये पूरा 0 हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे ईटा इंटू डी यू अपन डी वाई है, ये पूरा डिपेंडेंट है फ्लो पे। तो हमारा आंसर हमें मिल जाता है कि एडिस विस्कोसिटी फॉर टर्बुलेंस फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन द फ्लो। ओके, तो हमारा 34 का सही आंसर है सी, इट्स डिपेंडेंट ऑन द फ्लो। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 35, फ्लो एट अ कांस्टेंट रेट थ्रू अ टेपरिंग पाइप। अब टेपरिंग पाइप आपने देखी होगी फ्रेंड्स, किस तरह की फाइल रहती है। तो इसमें आप देखिए हमारे पहले में ऑप्शन देख लेता हूँ, स्टडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, अनस्टडी फ्लो या नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि स्टडी फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, देन दूसरा ऑप्शन है स्टडी फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, देन तीसरा है यूनिफॉर्म फ्लो एंड अनस्टडी फ्लो, देन चौथा है अन यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अब क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारा टेपरिंग पाइप है, टेपरिंग पाइप इस तरह से रहती है। पहले तो मैं आपको टेपरिंग पाइप पहले बता दूँ क्योंकि कन्फ्यूज़न कई बार हमने टेपरिंग पाइप देखी ही नहीं होती, फिर उसके बारे में एज्यूम करने की बहुत दिक्कत हो जाती है। तो टेपरिंग पाइप पहले स्टडी रहेगी, उसके बाद उसका जो सेक्शन होगा वो बढ़ता जाएगा, तो हम उसे नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। अब उसमें क्या होता है, स्टडी फ्लो, इट इज़ डिफाइंड एज द
as that type of flow in which the fluid particles and the fluid characteristics like velocity, pressure, density और एक्सेट्रा एट पॉइंट डू नॉट चेंज विथ टाइम। उसकी वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी वो टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे, उसे हम स्टडी फ्लो कहते हैं। और यूनिफॉर्म फ्लो किसे कहते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द इज दैट अ फ्लो इन विच वेलोसिटी एट द गिवन पॉइंट with given time does not change with respect to space। स्पेस मीन्स कि उसकी जो यहाँ स्पेस उसकी जो लेंथ रहती है वो चेंज नहीं होती, डज नॉट चेंज विथ स्पेस, इज कॉल्ड यूनिफॉर्म फ्लो। पर क्या यहाँ पे तो स्पेस चेंज हो रही है, उसका सेक्शन चेंज हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। What? It is a non-uniform flow. Okay, इसमें सेक्शन चेंज हो रहा है, तो सिंस क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप इज नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर वेलोसिटी चेंज विथ चेंज इन द पोजीशन। यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, स्टडी तो है ही फ्रेंड्स, पर ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है, तो स्टडी के साथ ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो भी बन रहा है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा 35 में स्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म, दैट मीन्स बी इज अ राइट आंसर। उसके बाद इन अ टू डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल स्टेडी फ्लो अराउंड एन एयरफॉयल द स्ट्रीम लाइन्स आर 2 centimeters apart at a great distance from the airfoil where the velocity is 30 meters per second velocity. The velocity near the airfoil where the streamline are 1.5 centimeters apart. Okay, अब यहाँ पे क्या बोला है फ्रेंड्स, इनकम्प्रेसिबल बोल दिया है। इनकम्प्रेसिबल में क्या होता है कि डेंसिटी चेंज हो जाती है, डेंसिटी हमारी चेंज हो जाती है कांस्टेंट फ्लूइड फॉर कांस्टेंट फ्लूइड फ्लो के लिए। अब क्या होता है द कंप्रेसिबल फ्लो में क्या होता है, द कंप्रेसिबल फ्लो इज विच द टाइप ऑफ फ्लो इज द डेंसिटी विल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट इन द अदर वर्ड्स डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट फॉर द फ्लूइड। यहाँ पे कंप्रेसिबल में डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है और इनकम्प्रेसिबल में डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। ओके, दूसरी बात, ये 2 डायमेंशनल फ्लो होता है, उसमें क्या होता है कि डिस्चार्ज दोनों का सेम रहता है, दैट मीन्स हम डिस्चार्ज को हम दोनों का इक्वल होके इस तरह से हम इक्वल रख के हम उसका एग्जाम्पल कर सकते हैं। तो इसमें क्या रहता है, इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द वेलोसिटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड 2 रेक्टेंगुलर स्पेस कोऑर्डिनेट से एक्स एंड वाई। तो उसमें क्या रहता है फ्रेंड्स, Q1 इज इक्वल टू A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। दैट मीन्स ए हमारा दिया हुआ है एरिया 1 के लिए दे दिया, वो दिया हुआ है 2 यानी कि 2, दैट मीन्स V इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, देन एरिया A2 दिया हुआ है 1.5, देन V2 हमें फाइंड करना है, तो हमें क्या होगा 2 × 30 बाय 1.5, तो 1.5 बाय 30 बाय 1.5 दैट मीन्स 20, एंड 20 × 2 इज इक्वल टू 40। हमारी वेलोसिटी 2 आई, यहाँ पे वेलोसिटी 2 का हमने वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, दैट इज आंसर। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन में से सी इज राइट आंसर फॉर 36 क्वेश्चन नंबर 40 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, द इक्वेशन P/W प्लस V²/2G प्लस Z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये किसका इक्वेशन है फ्रेंड्स, बर्नौली इक्वेशन है। बर्नौली इक्वेशन किस पे डिपेंड होता है, एंड उसे हम एनर्जी इक्वेशन भी बोलते हैं। और ओके, और इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग assumption regarding the flow of fluid। तो किस पे डिपेंड रहेगा, स्टडी फ्रिक्शनलेस इनकम्प्रेसिबल एंड अलोंग अ स्ट्रीम लाइन्स, स्टडी फ्रिक्शनलेस यूनिफॉर्म एंड अलोंग अ स्ट्रीम लाइन्स, स्टडी इनकम्प्रेसिबल यूनिफॉर्म एंड अलोंग अ स्ट्रीम लाइन, स्टडी फ्रिक्शनलेस इनकम्प्रेसिबल एंड यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अलोंग अ स्ट्रीम लाइन दैट मीन्स इरोटेशनल फ्लो होता है, उसका मतलब अलोंग अ स्ट्रीम लाइन का मतलब इरोटेशनल फ्लो होता है। और फ्रेंड्स दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसका अजम्पशन मैंने नीचे लिखा है कि बर्नौली इक्वेशन में
जो अजप्शन है वो इस तरह से, फ्लूइड इज आइडियल, दैट मीन्स नो रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस नहीं है, आइडियल है, उसकी विस्कोसिटी भी जीरो हो जाएगी, यानी कि द फ्लो इज स्टेडी, इनकम्प्रेसिबल, इरोटेशनल एंड फ्रिक्शनलेस, और फ्रिक्शनलेस हो जाएगा। तो इसमें सभी हमारे अजप्शन किस में आ रहे, इसमें फ्रिक्शनलेस नहीं है, इसमें फ्रिक्शनलेस है, पर यहाँ पे हमारे सभी अजप्शन इसमें सेट हो रहे हैं, स्टेडी, फ्रिक्शनलेस, इनकम्प्रेसिबल, अलोंग अ स्ट्रीम लाइन, दैट मीन इरोटेशनल। और फ्रिक्शनलेस क्यों है, क्योंकि ये रियल फ्लूइड है, इसलिए ये फ्रिक्शनलेस हमारे हो जाएंगे। ओके, फॉर राइट आंसर इज 37 का ए। ओके, आइडियल है, सॉरी रियल नहीं है, आइडियल फ्लूइड है। ओके, व्हेन द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म ओवर द क्रॉस सेक्शन, द करेक्शन फैक्टर ऑफ और मोमेंटम इज, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में यूनिफॉर्म पूरा क्रॉस सेक्शन है, तो उसका करेक्शन फैक्टर हमें फाइंड करना है। तो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर क्या, यहाँ पे इक्वेशन है b इज इक्वल टू मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, b इज इक्वल टू मोमेंटम पर सेकेंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी, देन मोमेंटम पर सेकेंड बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी। तो हमारा b का इक्वेशन हमारा इस तरह रहेगा, इंटीग्रेशन उसकी लिमिट 0 से a इंटू v बाय वी एवरेज का होल स्क्वायर इंटू डी ए बाय ए, गिवन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, दैट्स वाई v इज इक्वल टू वी ए जी एंड v इज इक्वल टू वी ए जी, देन बीटा इज इक्वल टू 0 से a के लेके हमारी लिमिट है, और v इज इक्वल टू वी ए जी होने के कारण v बाय वी का होल स्क्वायर इंटू डी ए, तो हमारा क्या होगा, a बाय ए हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर बनेगा 1। तो फॉर द when the velocity distribution is uniform over the cross section, the correction factor of for the momentum is, right answer is B, it is a 1. Then question number 39, list possible value of correction factor is for kinetic energy is 0, kinetic energy is 1, momentum is 0 and momentum is 1। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, हमारी करेक्शन स्टेटमेंट का यहाँ पे हमने लिखा है कि मोमेंटम करेक्शन फैक्टर हमारा कितना रहेगा। तो हमारा मोमेंटम पर सेकेंड, मोमेंटम लेमिनार का हमने मोमेंटम लिखा है, और काइनेटिक एनर्जी का हमने करेक्शन फैक्टर लिखा है, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर फॉर बीटा, और उसका इक्वेशन भी लिखा है यहाँ पे हमने, और यहाँ पे दोनों चीज़ हमने लिखी है। तो हमारा राइट आंसर बनेगा हमारा फ्रेंड्स बोथ में डी हमारा राइट आंसर रहेगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज 1 एंड मोमेंटम ऑल्सो इज 1। ओके, ये हमारा दोनों 1-1 हो रहा है। ओके, then question number 40, if the velocity is 0 over the half of the cross sectional area and is uniform over the remaining half, then the momentum correction factor is, momentum correction factor हमें फाइंड करना है फ्रेंड्स। ओके, पता चल गया क्वेश्चन में। तो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर बीटा का इक्वेशन हमारा कैसा है, तो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर का इक्वेशन मोमेंटम पर सेकेंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी एंड मोमेंटम पर सेकेंड बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी। तो एक्चुअल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का हमें इक्वेशन डालना है, और उससे क्या होगा हमारा, इस तरह हमारा पहले तो हम एवरेज वेलोसिटी का हमारा v बनेगा v/2, तो हम उसे पुट कर देंगे यहाँ पे वैल्यू में। तो वैल्यू हमारी क्या, वैल्यू में हम जैसे ही पुट करेंगे तो हमारा 4/a कॉमन आ जाएगा, और इंटीग्रेशन a/2 से लेके 1 तक की लिमिट इंटू डी ए, तो 4/a इंटू a/2, तो हमारा b इज इक्वल टू 2 होगा। तो हमारा राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स यहाँ पे 2। ओके, सो फ्रेंड्स बहुत मेहनत से ये PDF बनाई है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाता है फ्रेंड्स। तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।